यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्योंकि उसका सजेस्टेड आंसर कराने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने क्या बोला, आप लोग को जैसे एग्जाम खत्म होता है मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। लेकिन उस वीडियो में हमने एमसीक्यू डिस्कस नहीं किए थे, तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोग का 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यू का जो आंसर है ये फटाफट किए जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो मैंने यहीं पे रफली कैलकुलेट कर दिया कि आप लोग का टाइम बच जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं एमसीक्यू कराऊं तो जो कंसेप्ट से रिलेटेड है वो एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि एटलीस्ट कंसेप्ट में 2 मिनट लगा सकते हैं, कराने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने फटाफट से रफली कर दिया है एमसीक्यू को, ठीक है। आ जाओ। पहला एमसीक्यू है केस स्टडी सिनेरियो। केस स्टडी सिनेरियो कुछ नहीं होता, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको थोड़ी कहानी बहुत लिख के वही दे दिया होता है। सागर लिमिटेड एंड ऑयल रिफाइनरी यूजेज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक, फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कंफ्यूज अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। फीफो मेथड से भी आप पढ़ते हो, वेटेड एवरेज से भी पढ़ते हो, और ये पूरी कहानी का ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ मेन पॉइंट पे, जहां पे वो क्या इंसिस्ट कर रहा है कि फीफो मेथड से अगर करते हैं तो डब्ल्यूआईपी करेंट कॉस्ट पे दिखता है, ठीक है। यानी कि आपको अंत में फीफो मेथड से कैलकुलेट करना है। ऊपर इसकी बेनिफिट लिख रखी है कि हमें फीफो मेथड से करना चाहिए, ऑयल रिफाइनरी में फीफो मेथड लगना चाहिए, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड क्यों नहीं लगा सकते, ये सबसे कोई मतलब नहीं। डेटा पे आ जाओ क्वेश्चन के। ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, यूनिट हो गया और उसका कॉस्ट। फीफो मेथड लगाने के लिए जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है इसका परसेंटेज कंप्लीशन गिवन है और ये देना ही पड़ेगा मस्ट, नहीं तो फीफो मेथड नहीं लगा सकते। ये इस बार का यूनिट इंट्रोड्यूस है, ये रहा कॉस्ट, लेबर एंड ओवरहेड का ये रहा कॉस्ट। चलो, यूनिट स्क्रैप है 1900, देखेंगे नॉर्मल लॉस कितना है, इससे हमें पता चलेगा कि अब नॉर्मल लॉस कुछ है कि नहीं। और अगर कोई अब नॉर्मल लॉस है तो उसका परसेंटेज कंप्लीशन ये है। नॉर्मल लॉस का तो आपको पता ही है, 0% लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट में। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इतना है और उसका परसेंटेज कंप्लीशन भी दे रखा है। रेस्ट इनके अलावा यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी छोड़ के बचा हुआ यूनिट क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया। नॉर्मल लॉस है 2% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अब देखो ये रहा 74,500 और 12,000, ये दोनों को जोड़ोगे और इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा नॉर्मल लॉस, जो कि आया हमारे केस में, ये रहा हमने निकाल रखा है, आएगा 1730, ठीक। तो बचा हुआ 1900 में से 1730 नॉर्मल लॉस है, तो ये 170 क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस। पूछा क्या है, जो नॉर्मल लॉस है वो किस रेट से रियलाइज करेगा, ये रहा। तो 1730 इंटू 2 करोगे तो ये रियलाइजेबल वैल्यू है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी है, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, ठीक है। पूछा क्या है, कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड 1 to 5 ये वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर, यानी कि यूनिट जो दूसरे में कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस में, वो कितना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहां मैंने टिक कर दिया है, कैलकुलेशन अभी दिखाता हूं आपको। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक। उसके बाद अब नॉर्मल का क्या होगा कॉस्ट, ये बताओ, जो प्रोसेस अकाउंट में दिखाना है। सिंपल है, आपने देख लिया, जो एमसीक्यू मैंने टिक किया है, यहां पे आ जाओ। प्रोसेस अकाउंट में डालोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ये है इस बार का इनपुट, लेबर ओवरहेड, ये सारे यूनिट डाल दिया मैंने, इक्विवेलेंट यूनिट निकाला। देखो ये ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल 100% कंप्लीट था तो इस बार कुछ कंप्लीट नहीं होगा, एंड लेबर ओवरहेड में 80% कंप्लीट था तो इस बार 20% कंप्लीट होगा। जो कंप्लीटेड यूनिट है उसमें करेंट ईयर वाला जो है ये तो 100% ही कंप्लीट होता है।
अब नॉर्मल लॉस का आपको दे रखा था, मैंने डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी मैंने डाल दिया, ये रहा इक्विवेलेंट यूनिट और ये रहा कॉस्ट पर यूनिट, ये पूछा था 2 MCQ तो यहां से हो गए। चलो क्लोजिंग स्टॉक को बोले तो ये देखो, मटेरियल के लिए इतना इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट ये, लेबर एंड ओवरहेड के लिए इतना कॉस्ट पर यूनिट ये रहा वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का। अब नॉर्मल का भी हमें पता है इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड का, अभी हमने निकाला इक्विवेलेंट यूनिट में और रेट से इनटू कर देंगे तो ये आएगा। सिमिलरली देखो फिनिश गुड्स का सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक में इस बार जो खर्चे लगे हैं, ठीक देखना जरा, ओपनिंग स्टॉक में इस बार जो खर्चे लगे हैं वो निकालोगे जो कि ये है। कैसे पता चला, यहां देखो ओपनिंग स्टॉक में लेबर एंड ओवरहेड का इक्विवेलेंट यूनिट है इनटू रेट। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग कॉस्ट कितना है, ये रहा, तो ये तो ओपनिंग स्टॉक में लगे हुए खर्चे हो गए। और करेंट ईयर जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 70,000, ये तो 100% कंप्लीट होता है मटेरियल लेबर ओवरहेड सब में, तो सीधा टोटल जोड़ के कर दिया, ये रहा, और ये आएगा आपका टोटल जो फिनिश गुड्स बन के दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हुए। समझ में आया क्या कैसे निकला है? सिंपल था ये MCQ। चलो दूसरा जो है ये भी इंटरेस्टिंग है। FW लिमिटेड मैन्युफैक्चर वेरियस फुटवेयर एंड कवर कंसिडरेबल मार्केट शेयर। हम फुटवेयर्स बनाते हैं और हमारे पास एक कवर्स कंसिडरेबल यानी कि एक कंसिडरेबल मार्केट शेयर है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। जो फुटवेयर हम बनाते हैं वो स्टाइलिश है, ड्यूरेबल है। मैनेजमेंट ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, किस लिए? तो कुछ हमारे परमानेंट कस्टमर है जो हमें छोड़ के हमारे कंपटीटर के पास चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उनका कई बार डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाए, शॉर्ट हो गए सप्लाई में। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन टाइमली नहीं हो पा रहा है, लेबर आइडल बैठे रहते हैं। कई बार हो सकता है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जब होती है तो प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो लेबर आइडल बैठते हैं, और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो हम अपनी कस्टमर की डिमांड को मीट नहीं कर पाए। ये अपना कंपोनेंट बी है जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, परचेज प्राइस दिया है ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस से लेस होता है मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए, तो इस बार जो परचेज किया है उसका कॉस्ट निकालने के लिए घटाओगे। टोटल ड्यूटी नो क्रेडिट अवेलेबल, जब क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं। मजे की बात, ये घटाने के बाद इस पे लगाया जाता है, लेकिन जब क्लियरली बोल रहा है 8% ऑफ परचेज प्राइस, तो आपको परचेज प्राइस पे परसेंटेज लगाना है, जो क्वेश्चन बोलेगा उसी पे। नहीं बोलता, सिर्फ 8% बोलता तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे लगाते हैं। टोटल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया 60,000 यूनिट, और उसमें इंश्योरेंस चार्जेस पूरे लगे हैं मटेरियल के लिए 62,000। ठीक, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 और इस रेट से वैल्यू हो रखे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 4,500, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए मटेरियल प्राइसिंग पहले लगाना पड़ेगा तब वैल्यू निकलेगी। बताओ, ओपनिंग स्टॉक अगर 5,000 है, पूरे साल में परचेज किया 60,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है 4,500। करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दे रखा है 4,500, यही था। हाँ जी सर, यही था। अब हमसे क्या पूछता है? तो हमसे बहुत चीज पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है? यूसेज यानी कि कंजम्पशन दिया है पर वीक, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज दे रखा है, एंड डिलीवरी पीरियड ये भी मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज आप लोगों को दे रखा है। समझ में आया क्या? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज ये है 2 वीक। डेंजर लेवल अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो निकालने का काम आएगा। नॉर्मल वेस्टेज 80 यूनिट का है, ठीक। एंड अब नॉर्मल वेस्टेज कितना है? तो सर अब नॉर्मल वेस्टेज है 40 यूनिट।
365 डेज इन अ ईयर लेना है आपको, ठीक। और कैलकुलेट करना है एमसीक्यू 6 से लेके 10 तक, यही बोला है, कैलकुलेट करिए एमसीक्यू फ्रॉम 6 to 10। हाँ जी, एमसीक्यू में हमसे पूछा क्या क्या है तो देखना जरा। सबसे पहले तो डेंजर लेवल पूछा है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, और ये इजिली निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एंड रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रीऑर्डर लेवल आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, करेक्ट। ये है मैक्सिमम कंजम्पशन, ये है मैक्सिमम लीड टाइम, तो इससे रीऑर्डर लेवल आया। एंड एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, तो इससे ये आया जो कि होना चाहिए अपना मिनिमम स्टॉक लेवल, करेक्ट। अब देखो, हाँ इंटरेस्टिंग बात मैं क्या बता रहा था, ओपनिंग है 5000, परचेज किया है 60,000, करेक्ट। कुछ तो इसमें से नॉर्मल लॉस हो गए 80 यूनिट, अब नॉर्मल लॉस हो गए 40 यूनिट, ठीक। कुछ कंज्यूम हुए होंगे और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गए 4500 यूनिट। इससे कंजम्पशन तो आप निकाल ही सकते हो, ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस परचेज, ये टोटल यूनिट अवेलेबल है, लॉस वाला हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, तो ये क्या बचेगा, यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है। पूछा क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, ठीक है, बाय यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हमें कंजम्पशन का अमाउंट पता होनी चाहिए, और इश्यू के लिए हमने सीखा है मटेरियल प्राइसिंग, जिसमें एवरेज प्राइस मेथड में हमने सीखा है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ठीक। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से अगर निकालते हैं तो ध्यान से देखना, ये रहा इस बार का परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, टैक्सेस जोड़ोगे तो इतना आएगा, टोटल यूनिट से इंटू कर दो 60,000 से, तो ये तो आ गया कॉस्ट, प्लस उसमें इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल मटेरियल का कॉस्ट, करेक्ट। ओपनिंग का कॉस्ट निकालना हो तो 5000 इंटू 5150 करोगे तो ये आ गया, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, ये परचेज का कॉस्ट प्लस ओपनिंग का कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस, घटाना मत भूलना क्या चीज, नॉर्मल लॉस का यूनिट, याद रहेगा आपको, ठीक। तो उससे अगर आप करते हो तो एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस आनी चाहिए 5100, ठीक। प्राइस आ गया, अब नॉर्मल लॉस यूनिट पता है, इनटू कर दोगे तो अब नॉर्मल लॉस यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखना जरा, ये पूछा है एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, इन्वेंट्री इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछ रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछ रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछ रहा है, ठीक। इसके लिए एवरेज इन्वेंट्री मटेरियल कंज्यूम चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल लो आप, ठीक। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम के लिए जितना यूनिट कंज्यूम्ड है कॉस्ट पर यूनिट से इनटू कर दोगे एवरेज कॉस्ट से, तो ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। अब एवरेज इन्वेंट्री पता है, मटेरियल कंज्यूम पता है, और डेज लेना है 365, तो अप्रोक्स ये 29 डेज राउंड अप करके आ रहा है, ठीक है, 29 डेज इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है स्टार्टिंग साल के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री इज 150, ड्यूरिंग द ईयर 30 वे रिजाइन एंड 50 वे डिस्चार्ज, चाहे रिजाइन से हो या डिस्चार्ज से हो, जितना टोटल गए उसको बोलते हैं सेपरेशन, ठीक। सेपरेशन मतलब जितने टोटल एम्प्लॉय लिफ्ट करके गए, ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 15 वे रिप्लेस, तो ये नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, 15 लोग ऐसे गए थे जिनके बदले आए भी थे। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 लेबर टर्न ओवर बाई सेपरेशन विल बी, देखो इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, एवरेज के लिए क्लोजिंग ईयर एंड में कितना एम्प्लॉय है ये चाहिए, ये निकलता है बिगिनिंग प्लस बताओ एसेशन माइनस सेपरेशन। अब एसेशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट तो होता ही है, प्लस एक्सपांशन की वजह से नई कुछ ज्वाइनिंग है वो भी होता है, तो वो तो दिया ही नहीं है, तो ये
+15 -35 130 आएगा, इनका एवरेज करोगे तो 140 आएगा। एंड सेपरेशन से कैसे होता है, सेपरेशन डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 125 आना चाहिए। 12 नंबर, अ केमिकल इज प्रोसेस थ्रू 3 प्रोसेस, आउटपुट दिया है 3 प्रोसेस, आउटपुट दिया है प्रोसेस 1 का जो ट्रांसफर होता है प्रोसेस 2 में, इनपुट प्रोसेस 1 का इतना है, टोटल आउटपुट इतना है, नॉर्मल लॉस 2% है। कुछ भी ना बोले नॉर्मल लॉस का तो हमेशा इनपुट पे अप्लाई करते हैं, एंड रेस्ट इज अब नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट दिया है प्रोसेस 1 का, ये पूछ क्या रहा है, कॉस्ट पर यूनिट, बड़ा सिंपल है, टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। नॉर्मल लॉस है तो, पर इसकी रिकवरी के बारे में दिया नहीं है, तो रिकवरी कुछ नहीं होगा, जीरो ले लेंगे। ये टोटल कॉस्ट रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, 2% लगाओगे तो इतना ही होना चाहिए, और ये आएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। पीएस लिमिटेड इज फेसिंग डाउनफॉल इन डिमांड, हमारा डिमांड कम हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो कई बार इस केसेस में सेलिंग प्राइस कम करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए, कि जाके हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो। मार्केटिंग टीम हैज सजेस्टेड टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5% टू compete द मार्केट। वेरिएबल कॉस्ट इज 76% ऑफ करेंट सेलिंग प्राइस। आज के डेट में अगर मान लो 100 में सेल करते हैं तो 76 वेरिएबल है, 24 कंट्रीब्यूशन है, और प्रेजेंट पीवी 24% है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, पीवी निकालिए आफ्टर रिड्यूसिंग 5% सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस 5% से घटा दे तो बताओ सेल प्राइस हो जाएगा 95। आप अपना प्रोडक्ट का दाम घटा दोगे तो कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना बनाने का। मान लो मैं 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और 15 रुपए में बेचता हूं, कल को मैं उसका दाम घटा दूं, सेल प्राइस 13 कर दूं, पर बनाता तो 10 में ही हूं ना, तो कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आज 76 ही लोगे, है कि नहीं। ये आया कंट्रीब्यूशन और ये आएगा पीबी रेशियो। ठीक, कैलकुलेशन पार्ट टैली कर लेना, कंसेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये बहुत आसान था। ईओक्यू दिया है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, कैरिंग कॉस्ट 10% है जो कि परचेज प्राइस पे लगाओगे तो 2 रुपीज आएगा। ठीक, और एनुअल डिमांड पूछ रहा है, ईओक्यू के फॉर्मूला में लगा दो। पता है रूट जब एक साइड से हटता है तो दूसरे साइड स्क्वायर हो जाता है, तो 1500 का स्क्वायर, ये 2 कट गया, डिवाइड बाई कितना 100, तो 22,500 आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। ये क्वेश्चन कहां से था, लेबर कॉस्ट से, और लेबर कॉस्ट में तो इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्विस्ट टर्न्स के क्वेश्चन है। A mutual project, in a mutual project both Raj and Bhuvan are contributing their effort using identical material. Raj receive bonus under रोवन, जो राज है उसको रोवन सिस्टम में बोनस मिलता है, एंड हल से प्लान डिटरमाइन भुवन बोनस, जो भुवन है उसको हल से में मिलता है। बताओ हल से में कितना बोनस मिलता है, टाइम सेव से जो बचता है उसका 50%, रोवन में टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। याद रहेगा क्या, स्टैंडर्ड टाइम एलोकेटेड 150, तो ये तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया। राज का एक्चुअल टाइम 90 है, भुवन का एक्चुअल टाइम 120 है, तो ये आ गया टाइम सेव। नॉर्मल वेज रेट फॉर राज, राज का वेज रेट दिया है 30, तो राज का तो वेजेज भी आ जाएगा। पूछ रहा है नॉर्मल वेज रेट फॉर भुवन बताइए, अगर इफ बोथ वर्कर आर इक्वल, अर्निंग ऑफ बोथ वर्कर आर इक्वल, तो भुवन का मान लो वेज रेट मैं मानता हूं x, तो ये हो जाएगा भुवन का वेजेज जो कि कितना है, राज की वेजेज के बराबर, और राज का वेजेज तो हम निकाल ही सकते हैं ना क्योंकि दे रखा है सब चीज। इस हिसाब से जो भुवन का आता है वेज रेट वो होना चाहिए 28। ठीक, रफली अभी मैंने कैलकुलेट करके एमसीक्यू आप लोगों को करवाया। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। टिल पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ज्यादा ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार रफली देख लिया, आइडिया हो गया पेपर कैसे गया, अपना पढ़ते रहो। ठीक है, चलो।